Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कि इसमें हमारे पास कुछ की टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो असेसमेंट हो गई, दूसरा टेस्ट, थर्ड मेजरमेंट, फोर्थ इज एवेल्यूएशन एंड फिफ्थ वन इज एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये की टर्म्स हैं जो इंटरलेटेड होते हैं, कंप्लीट आप समझ लें असेसमेंट के पार्ट हैं जो आप कह लें। आपको असेसमेंट भी सेम चीज़ लगेगी, एवेल्यूएशन भी, क्योंकि इनके असेसमेंट, एवेल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, इनके अंदर जो प्रोसेस होगा वो सेम है। इसके अंदर जो टेस्ट वगैरह हम लेते हैं वही सेम चीज़, जो असेसमेंट आप कर रहे हैं एवेल्यूएशन के अंदर भी वही कर रहे हैं, आप टेस्ट ले रहे हैं, एग्जामिनेशन के अंदर भी वही होता है, जो आप पेपर क्विज पेपर वगैरह टेस्ट लेते हैं, तो वही सेम चीज़ है। प्रोसेस इज रिमेन सेम बट पर्पज इज क्वाइट डिफरेंट, कि असेसमेंट का क्या पर्पज़ है एंड एवोल्यूशन का क्या पर्पज़ है एंड एग्जामिनेशन का क्या पर्पज़ है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट इज सिंपली अ टूल दैट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट और यू मे आल्सो कॉल फॉर द एवोल्यूशन पर्पज़, फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़। तो इनको हम असेस किस तरह करेंगे, हम बच्चे को एवेल्यूएट किस तरह करेंगे, हम बच्चों का एग्जाम्स किस तरह कंडक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो टूल यूज़ होगा दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द टेस्ट। तो असेसमेंट का भी बेहतरीन जो टूल होता है वो होता है टेस्ट। ठीक है, तो सो टेस्ट इन सिंपल टर्म्स इज व्हाट टेस्ट इज कॉल्ड एज अ टूल दैट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट पर्पस। मेजरमेंट इज व्हाट मेजरमेंट इज आल्सो ऑलवेज मेजर्ड इन द क्वांटिटी, नंबर्स के फॉर्म में इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है जी, जस्ट 1 मिनट इसका बहु कॉल की यार पाइट डॉट एहसान। ठीक है, माँ क्लास हाँ पोगल जी। इसके सॉरी, तो असेसमेंट के बारे में हम अभी इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ही, कि आई थिंक टेस्ट आपको क्लियर हो गया कि टेस्ट इज व्हाट टेस्ट इज अ टूल दैट इज यूज फॉर द असेसमेंट पर्पज, या एवोल्यूशन के लिए या एग्जाम्स के लिए यूज़ होते हैं। मेजरमेंट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन क्वांटिटी, नंबर्स के फॉर्म में होता है। जब आप टेस्ट करते हैं तो बच्चों को जो नंबर्स देते हैं हम, कि भाई इस टेस्ट के या इस पेपर के जो हैं आपके 100 मार्क्स हैं या 50 मार्क हैं या 30 मार्क्स हैं, तो जो मेजरमेंट कर रहे हैं अब आउट ऑफ 30 बच्चे कितने ले रहे हैं, तो वो कैलकुलेशंस जो हैं हमारे पास मेजरमेंट टर्म में आती हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल दो टर्म्स हैं, एक तो टेस्ट और दूसरा आपका मेजरमेंट। अब आते हैं असेसमेंट, एवेल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन के अंदर, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। पहले तो हम समझते हैं कि असेसमेंट क्या है। सो इन सिंपल टर्म्स असेसमेंट इज अ प्रोसेस टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग। सिंपली अब किसी भी बच्चे की जो लर्निंग हो रही है उसको असेस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल है आपकी असेसमेंट। इसी तरह असेस किस तरह करेंगे, थ्रू द टेस्ट करेंगे। इसी तरह अब जब एवेल्यूएट क्या होता है, एवेल्यूएट होता है कि जब आप जो हैं बच्चे, एवेल्यूएट की डेफिनेशन आप अगर पढ़ेंगे जब हम रिसर्च के अंदर जाते हैं, एवेल्यूटिंग चैप्टर होता है। सो एवेल्यूटिंग इज अ प्रोसेस टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब ये किस पर्पस के लिए यूज होती है, ये तब यूज करते हैं। अब देखें असेसमेंट के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कहाँ से, असेसमेंट से। जब असेसमेंट आप प्रोसेस करेंगे तो आपको यह हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें आपकी कहाँ पे आ जाएंगी, आपकी असेसमेंट में। वेयर इज इन एवेल्यूएशन प्रोसेस में आप जब परफॉर्मेंस बच्चों की वो चीज़ मेजर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चे ने फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है 1 मंथ के बाद, आप जैसे हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि एक बच्चे की जो है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। अब फॉर एग्जांपल 1 मंथ के बाद आप जो है बच्चों को रीडिंग या राइटिंग स्किल सिखा रहे हैं, तो आप ये एवेल्यूएट कर रहे हैं कि इस बच्चे के अंदर कितनी बेहतरी आई है। तो उस प्रोसेस को हम एक्चुअली कहते हैं एवेल्यूएशन प्रोसेस। या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई मैं कंपेयर करना चाहता हूँ स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी
मैं इन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में देखना चाहता हूँ कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेल्युएशन। मगर असेसमेंट के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। कि यह असेसमेंट फॉर द टीचर भी होती है, फॉर द स्टूडेंट भी होती है। कि स्टूडेंट्स के आपको यहाँ पे वीकनेसेस नज़र आएंगी और स्ट्रेंथ भी नज़र आएंगी। टीचर खुद भी असेस कर रहा होता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, मैं इसके अंदर बेहतरी किस तरह कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको असेसमेंट प्रोसेस के अंदर आपको फीडबैक मिल रहा होगा। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवेल्युएशन भी हो गया। एवेल्युएशन हम ये भी होता है कि आपके पास एक क्राइटेरिया बना होता है, सेट क्राइटेरिया होता है, जिसमें आप परसेंटेज वगैरह कहते हैं या ग्रेड्स वगैरह जैसे हमारे पास है कि हमें इस क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट करना है कि ये कितनी परसेंटेज ले रहा है। अगर इसकी 60% आ रही है, 70% है, 80% है, इसको ए ग्रेड आएगा, A1 आएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो असल में इवेल्युएशन प्रोसेस कहलाया जाता है, जहाँ पे आप डिसीजंस लेते हैं या आप जज कर रहे होते हैं बच्चों को, आप एनालाइज कर रहे होते हैं और उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं इवेल्युएशन। तो थर्ड वन इज एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एग्जामिनेशन का मकसद होता है जब ये तब प्रोसेस किया जाता है जब आप लोग सिंपल इसका, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए भी वही आपके टूल, वही आप असेसमेंट ही कर रहे होंगे उसके अंदर ना, मगर इसका पर्पस डिफरेंट है। इसके अंदर यू हैव टू डू द एग्जामिनेशन जब आप डिक्लेयर करना चाहते हैं बच्चे को कि ये नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा, प्रोमोट होगा या नहीं होगा। तो उस प्रोसेस के लिए हमें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपके जो हैं 3 डिफरेंट की टर्म्स हैं जो काफ़ी सारे एम्बिगुएट होते हैं टीचर्स को, या प्लस में कहीं बुक्स वगैरह में भी पता नहीं किस तरह लिखी होती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं उसको आप बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। सो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है। असेसमेंट के थ्रू आप किसी भी बच्चे के अंदर लर्निंग वीकनेसेस या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तीनों जो है इंटीग्रल पार्ट है हमारे टीचिंग लर्निंग पार्ट से, ये अलग नहीं है। जब भी हम टीचिंग करेंगे तो वहाँ पे असेसमेंट करेंगे। अब असेसमेंट किस तरह करेंगे? थ्रू द टेस्ट करेंगे। सो एवेल्युएट के अंदर हम किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बच्चों को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, उनको कंपेयर कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, कि ये बच्चा स्टूडेंट 1 स्टूडेंट दूसरे से कितनी जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। मगर जब आप बच्चे को प्रोमोट करना चाहते हैं तो उस प्रोमोट करने के लिए, नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लिए जब उनको डिक्लेयर करना होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन प्रोसेस कहते हैं। सो ये चंद की टर्म्स है जो मैंने लिखे कि मैं समझा दूँ। सो असेसमेंट हमने वही डिस्कस कर लिया कि असेसमेंट आपका एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, that is used to assess the student learning, that is used to assess, to identify the gaps inside the students, to that is used to identify the strength and weaknesses of the students. Second, we have also discussed the differentiate between the assessment and evaluation. So it's very clear कि assessment and evaluation is the same thing, same process उसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है, वहाँ पे भी टेस्ट लिए जाते हैं, यहाँ पे भी। मगर इनका पर्पस जब आप कनेक्ट करेंगे, जब आप असेसमेंट करेंगे तो उसका पर्पस डिफरेंट होगा, एवेल्युएशन करना चाहते हैं तो उसका पर्पस डिफरेंट होगा। असेसमेंट के लिए हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बच्चों से फीडबैक के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, इसके अंदर इनके ये वीकनेसेस क्या है, बच्चा कहाँ पे लेक कर रहा है, कहाँ पे उसके गैप्स नज़र आ रहे हैं, तो ताकि हम टीचर खुद उसको रिफ्लेक्ट करके उसको इम्प्रूव करें उसकी लर्निंग को। इस प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ें आपके असेसमेंट के अंदर आ जाती हैं। मगर आप जब बच्चे को कंपेयर करेंगे कि अब बच्चा 6 माह तक पहले यहाँ पे था, अब जो है मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस, बच्चे की लर्निंग क्या हुई है, तो इस प्रोसेस को असल में अब वो करेंगे भी तो असेसमेंट के थ्रू ही, मगर इस प्रोसेस को जो नाम दिया गया है वो है एवेल्युएशन। आप चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को एवेल्युएट करना चाहता हूँ कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे कि आप जो हैं, जैसे हम लोग आपको एवेल्युएट करेंगे, अभी तो हम डिफरेंट तरीके से आपको असेस कर रहे हैं, आपके आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, डिफरेंट तरीके से आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हम डिफरेंट तरीके से आपको असेस कर रहे हैं, आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम आपकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर ताकि हम आपके वो नीड्स को फिल कर सकें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। इसी तरह जैसे हम कंप्लीट एक क्राइटेरिया के तहत आपको एवेल्युएट भी कर रहे हैं थ्रू कि हम ये कंप्लीट 100 मार्क्स हैं, बच्चों की 70% पे इसका पासिंग क्राइटेरिया है,
तो अब उसके लिए हम डिफरेंट आपके पास जो है पोर्टफोलियो के मार्क्स हैं वगैरह 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 सारी मिलाकर फिर जो है हम एवेल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं इसमें। फिर जब एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन प्रोसेस भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि जब आप प्रमोट करें बच्चों को, डिक्लेयर करना चाहते हैं नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लिए, ये बच्चा अहल है, काबिल है या नहीं है, या उसको डी प्रमोट ही करें या उसी ग्रेड में रखें, तो इस प्रोसेस को हम असल में एग्जामिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो चंद टाइप्स हैं जो मोस्टली आपको मिलेंगी, इसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं। बाकी तो इसके अलावा बहुत सारी आपको टेस्ट की टाइप्स मिलेंगी। तो जनरली हमारे पास 3 आती हैं, बुक्स में कहीं चौथी भी लिखी होती है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक तो टाइप आती है आपके पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड द प्री असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम कहते हैं जब आप जो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को असेस करना चाहते हैं, उनकी नॉलेज को असेस करना चाहते हैं कि इस बच्चे को कितनी नॉलेज है, तो दैट प्रोसेस असेसमेंट इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसे समझ लें कि अगर आप टीच कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट या प्लस में आप कोई लेसन जब पढ़ाते हैं, तो शुरू में हम जो है बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, डिफरेंट तरीके से हम उनको डिस्कशन के थ्रू या डिफरेंट जो है थिंक पैक के थ्रू या प्लस में क्विज के थ्रू या वर्बल क्विज के थ्रू, टेस्ट के थ्रू हम बच्चों से ये डायग्नोस कर रहे हैं कि अब ये बच्चे किस लेवल पे हैं। या जैसे सिंपली हमने आपसे प्री टेस्ट ली, तो प्री टेस्ट से हमें ये पता चल गया कि आपकी लेवल ऑफ जो नॉलेज है या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है, तो दैट असेसमेंट टाइप इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये शुरू में ही होती है। वंस हमने ये जब कर लेते हैं तो आपके ओवरऑल नीड्स हमें, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड जो होती है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने से जब मैं आपको देखें, आप शुरू में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि करिकुलम क्या है, व्हाट इज करिकुलम। तो इसको जब आपसे क्वेश्चंस पूछा था, मैं आपको डायग्नोस कर रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके पास क्या पीरियड नॉलेज है। तो पीरियड नॉलेज को असेस करने के लिए उसको मतलब कि आप जो है पीरियड जो उनके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है उसको असेस करना चाहते हैं, तो वी हैव टू कंडक्ट द फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। मगर जब इन केस जब मैं पढ़ाने स्टार्ट हो जाऊंगा, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे उसको प्रॉपरली समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, सो दैट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस जो हम असेस कर रहे हैं बच्चों को, जो उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनकी वीकनेसेस को बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं, तो सो दैट टाइप इज एक्चुअली कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है जी। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम ड्यूरिंग लर्निंग हम उनसे ले रहे हैं, आप जब पढ़ाएंगे तो डिफरेंट वर्कशीट्स उनको दे रहे हैं, डिफरेंट क्विजेस दे रहे हैं, डिफरेंट वगैरह वगैरह, आप उनको जो है डिफरेंट तरीके से उनको जो है जज करें, असेस कर रहे हैं आप उनको, ताकि बच्चे सीख रहे हैं जो आपने SLO बन रखा था सेट करके, जो आज के डे के आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, तो क्या वो बिल्कुल बच्चे उस ऑब्जेक्टिव को मैं अचीव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो इनको अचीव करने के लिए हम डिफरेंट तरीके की असेसमेंट करते हैं, दैट असेसमेंट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। थर्ड कैटेगरी इज द समेटिव असेसमेंट। काफ़ी सारे होते हैं कि क्या सिर्फ ये जो है वो सिर्फ एग्जाम्स जो आपकी एट द एंड ऑफ सेशन, मोस्टली लोग कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द सेशन जो है हम इसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे बुक्स के अंदर या रिसर्च के अंदर ये भी है कि जब आप लोग लेसन भी इवन दो कंप्लीट करते हैं, जब आप या चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो उस दौरान भी अगर आप उनकी असेस कर रहे हैं फाइनल एट द ओवरऑल बच्चों की लर्निंग क्या हुई है, सो दैट इज कॉल्ड द समेटिव असेसमेंट। या जब हमारे पास जो समेटिव एग्जाम सिस्टम है हमारे पास एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, एंड ऑफ तो वो भी हम जो है इंक्लूड करते हैं हमारे समेटिव असेसमेंट में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम है फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग मीन्स के ड्यूरिंग लर्निंग, इसको हम ये भी कहते हैं कि ड्यूरिंग लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम ड्यूरिंग लर्निंग भी कहते हैं, फॉर लर्निंग भी कहते हैं मोस्टली, या इसको ऑन गोइंग असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जो आपकी ड्यूरिंग लर्निंग होती रहती है, आपकी असेसमेंट आप कर रहे होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे क्या मिलेगा, आपके बच्चों के जो है वो लर्निंग असेस कर रहे हैं, वेदर वो लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को जो नॉलेज आप डिलीवर कर रहे हैं वो प्रॉपर सीख रहा है या नहीं सीख रहा। सो ड्यूरिंग लर्निंग आप जो भी करेंगे दैट वन इज एक्चुअली कॉल्ड द फॉर्मेटिव। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ सेमेस्टर, जो भी आप उनको कर रहे हैं असेसमेंट, तो उन असेसमेंट को हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ये 3 बेसिक टाइप्स थी। इसके अलावा परफॉर्मेंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन के बाई परफॉर्मेंस इन विच वी आर गोइंग टू जस्ट असेस दी बच्चों की जो स्किल्स हैं उनको असेस करना चाहते हैं। डिफरेंट तरीके के स्किल्स हैं, जस्ट लाइक इक्विपमेंट, टेक्निक्स, बिल्डिंग
मॉडल्स, डेवलपिंग, इंटरप्रेटिंग, यूजिंग मैप्स, कलेक्शन ऑफ द राइटिंग एटम पेपर। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप परफॉर्मेंस में उनकी ये चीज़ें। जी जी बाबा। सिग्नल ड्रॉप थी और सबमिट समझी सके सर, तो प्लीज इनके रिवाइज करिए। जी ठीक है ठीक है। डे बाय डे इवोल्यूशन ऑफ ourselves shall make difference among three pre diagnostic Hey there. assessment Subscribe to my channel and जी जी also जी press मैं this समझा bell icon. देता हूँ। चलें, मैं इसलिए बार बार इसको रिपीट भी करता हूँ। तो आप देखें कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट है हमारे पास, जब आप ये बच्चों को नीड्स को इनिशियली आप पीरियड नॉलेज को असेस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि जब मैंने आपको सेशन पढ़ाता हूँ या कोई भी टॉपिक लेके आता हूँ तो मैं पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको पीरियड नॉलेज को असेस करना चाहता हूँ। सो दैट असेसमेंट इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसका नाम है। ठीक, उस प्रोसेस को मैं कहता हूँ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं डिफरेंट आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, डिफरेंट तरीके से आपको एक्टिविटीज़ दे रहा हूँ, तो वो हम जो पीरियड नॉलेज को असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ आल्सो दी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसे इसकी प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट जो है हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है। सो दैट कम्स इन द टेस्ट जो टाइप है, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आ जाती है। ठीक है, अच्छा माइस को म्यूट कर लें प्लीज जी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज व्हाट? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम जो है यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज दैट व्हेन वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन वी टेक एन एग्जामिनेशन देन असेसमेंट इज नो समेटिव असेसमेंट बेंचमार्क ऑफ द असेसमेंट डायग्नोस बिफोर टॉपिक। गुड, अच्छा ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आप चैट बॉक्स में भी सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से वो लिख रहे हैं, तो आप लोग बाद में इसको रीड भी कर लीजिएगा, मे बी आप इसको नेट पे देखेंगे। तो मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जैसे मैंने असेसमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके डिफरेंट टाइप्स पूछ रहा हूँ, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो ये असल में जो मैंने क्वेश्चन किया है ड्यूरिंग लर्निंग, दैट टाइप इज एक्चुअली कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। या मैं चाहता हूँ कि प्लीज टेल मी डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। सो इस तरह के जब मैं ड्यूरिंग कर रहा हूँ, ये मैं क्यों क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें जो मैं पढ़ाने, आज मेरे जो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले सेशन के रखे थे कि इसके अंदर मैंने बताया था कि असेसमेंट और उसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। तो ये जब मैं ड्यूरिंग असेस पूछ रहा हूँ आपसे, तो दैट टाइप इज एक्चुअली कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब मैं पूरा कर लूंगा सेशन, एट द एंड में सेशन के ले रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे भी मैं आपको यहाँ पे असेसमेंट कर रहा हूँ, तो दैट वन इज एक्चुअली कॉल्ड द समेटिव असेसमेंट। अब होलिस्टिकली हमारे पास क्या होता है समेटिव असेसमेंट, जब आपका सेशन पूरा हो जाता है, आपका सेमेस्टर सिस्टम नहीं है यहाँ पे, जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमेस्टर है, मगर यहाँ पे जो हमारे पास पूरा सेशन होता है एट द एंड ऑफ जो एग्जाम्स होते हैं, तो वो आपके समेटिव असेसमेंट में भी आते हैं। सो उस प्रोसेस को भी हम थर्ड जो हमारी टाइप है कि एट द एंड ऑफ सेशन, तो वो यहाँ मैंने जैसे आज ट्रेनिंग का पूरा डे सेशन कंप्लीट किया और मैं फाइनली आपके असेस करना चाहूँ कि होल डे की आपकी लर्निंग क्या हुई है, तो उसके अंदर जो है हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन बेसिक टाइप्स हैं। फर्दर इनके आपको नोट्स वगैरह भी डिटेल्स में दे दूंगा, सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग फर्दर इसको रीड करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री टाइप्स। इसकी असेसमेंट की एक डेफिनेशन भी थी कि इट्स इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग that provides the foundation for decision making and planning for the teaching learning. ठीक है, it is the process of documenting and collecting data usually in a measurable terms about information, knowledge, skill, attitude and beliefs. ठीक है, ये देखें, अब ये डेफिनेशन है। अब मोस्टली आप लोग समझेंगे कि ये है कि देखें, ये डेटा जो बुक्स में हमें मिलती है वो काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट होती हैं, इसको समझाने के लिए भी मकसद उनका वही है कि इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग, ये हम हर वक्त में असेस करना चाहिए हमें, और इसके ऊपर जो है हमें इसके ऊपर डिस्कस करनी चाहिए। सो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, असेस करने में, कि बच्चे के एक तो हमें जब वीकनेसेस पता चल जाती हैं, प्लस उनकी स्ट्रेंथ्स पता चल जाती हैं, फिर हम उनको अगर फिर इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं। जब आप असेस करेंगे, जब एक तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे टीचिंग लर्निंग, फिर आपका जो है ये एक सिंपल साइकिल में आपको समझा दूं, ये आगे आती है कि उसमें देखें
जब हम SLO को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब उसके आइडेंटिफाई लेसन प्लान आपने बना लिया, उसके बाद जब आप चले जाते हैं टीचिंग करने, उसके बाद उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट होता है आपका असेसमेंट का, ठीक है। उसके दौरान आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है, उसकी नीड क्या है, उसके अंदर गैप्स क्या नज़र आ रहे हैं, तो वगैरह वगैरह। ये ओवरऑल सारी उसमें क्या क्या चीज़ें आप असेस कर रहे हैं, जो आपका लेसन कह रहा है उसके अंदर आप नॉलेज बच्चे की देख रहे हैं उस टॉपिक के हवाले से। फॉर एग्जांपल आप एरिया पढ़ा रहे हैं, तो एरिया के अंदर आपने जो कंटेंट नॉलेज दी है कि व्हाट इज़ एरिया, हाउ टू मेजर एरिया, किन किन एरियाज किस तरह मेजर करते हैं, फिर उनके स्किल्स आपने दिए हैं, आपने प्रैक्टिकली उनको समझाया कि हम इस तरह एक रूम की जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, एरिया उसको मेजर कर सकते हैं। तो अब इनको, अब ये चीज़ें आपने सिखा दो दी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा सीख रहा है, उसको इस एरिया के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अब तो आप ऑफ कोर्स वहाँ से पूछेंगे बच्चों से कि भाई मुझे बताएं बेटा आप एरिया क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आप करते हैं ये आपके असेसमेंट में आ रही हैं। इससे जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने जो है वो एरिया को जो है वो प्रॉपर्ली उनकी समझा है, उसकी डेफिनेशन को समझा है, एरिया वो मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते, 2πr² जो है इसका फार्मूले को उसको समझें नहीं समझें। फिर आप कहते हैं एक बच्चे को कि बेटा आप जो है वो मुझे इस रूम की ये स्केल है, आप इस टेबल की जो है वो मुझे मेजरमेंट करके दिखाएं, कितने इंच है कितनी फीट है वगैरह वगैरह, आप इसमें जब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब प्रैक्टिकली बच्चा आपको करके दिखाएगा तो इट मीन्स के ये प्रोसेस भी आपका असेसमेंट के अंदर ही, ये प्रोसेस आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर लाजमी है कि हमेशा हम सिर्फ टेस्ट लें, इसके अंदर आप जो डिस्कशन करते हैं डिफरेंट तरीके के इसके अंदर टेक्निक्स यूज होती है। मोस्ट टीचर्स होते हैं कि असेसमेंट मीन्स के सिर्फ टेस्ट लेना नहीं या क्वेश्चंस पूछना, नहीं, आप प्रैक्टिकली बच्चों से काफ़ी सारे रोल प्लेस वगैरह भी करवाते हैं। तो उनके दौरान भी आप उन चीज़ों को क्या करें, आपका इंटेंशन ये है कि मैं इनको असेस कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। बाकी अगर आप बुक्स की कहानी में चले जाएंगे तो वो तो क्योंकि लिखते हैं तो सिर्फ अपने हिसाब से ही लिखेंगे, मगर जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आ रही हैं तो ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट सिर्फ ये नाम नहीं है कि हम सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं तो ये हमारी सिर्फ बस असेसमेंट यही होगी, या हम नहीं करते, हम कभी कभी करते हैं, नहीं, ये आपकी हर टाइम जब भी टीचिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरीके के हम बच्चों को नॉलेज को असेस कर रहे होते हैं, उनके स्किल्स को देख रहे होते हैं, उनके एटीट्यूड या बिलीव्स के अंदर देखना चाहते हैं। कोई आप सोशल लाइफ स्किल पढ़ा रहे हैं, आपने नॉलेज दी है, स्किल्स सिखाए हैं, फिर उसके देखेंगे कि वो बच्चा एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ा रहे हैं, सफाई सुथराई के बारे में, तो आपने नॉलेज दी बच्चे को हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में कि सफाई सुथराई कैसे करना है, हैंड वॉश का कॉन्सेप्ट दिया, जो है जो हेल्थ के लिए जो हेल्दी फूड है उसके बारे में आपने समझाया, उसको स्किल्स दिए कि हैंड वॉश किस तरह किए जाते हैं, ड्रिल्स करवाई, प्रैक्टिसेस करवाई। अब बच्चे के बिहेवियर के अंदर चीज़ें ये आ रही है नहीं आ रही, तो समटाइम आप क्या करेंगे, चुपचाप करके इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा जब टॉयलेट से आ रहा है फॉर एग्जांपल वॉशरूम से, तो क्या उसने हाथ धोए, तो नहीं धोए तो इट मीन्स के देयर इज स्टिल लेकिंग। बच्चे को ये जब नॉलेज भी दी मैंने, टीचर ने स्किल भी दिया, तो ये इसके अंदर जो बिहेवियर में चीज़ें क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, इसके रीज़न क्या है, बच्चा क्यों नहीं कर रहा, ये चीज़ क्यों नहीं मान रहा, तो ये भी हमारे बेसिकली असेसमेंट है, हम उसको असेस कर रहे हैं ये चीज़ें, तो ये पार्ट भी हमारा असेसमेंट का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर लेके आते हैं। सो व्हेन कैन टीचर यूज असेसमेंट, जब भी चाहे वो असेस कर रहा होता है, अगर बच्चा टीचर जो है जैसे अब लेसन स्टार्ट करता है बच्चा, जब आप नेक्स्ट ग्रेड में जाते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी होती है, एक प्रोग्रेशन होती है आपके करिकुलम में। मैंने आपको देखा नंबर एंड ऑपरेशन कंटिन्यू है, मगर उसके जो ग्रेड वाइज जो उनके लेवल्स हैं वो डिफरेंट हैं, हर एक ग्रेड के अंदर नंबर सीखेगा। जैसे ग्रेड 5 में जाएगा तो वहाँ पे पीछे जो है वो डिफरेंट तरीके 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, 2 डिजिट करके आया होगा, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन आज पढ़ा रहे हैं तो उसके हवाले से बैकग्राउंड नॉलेज उनकी असेस करना चाहते हैं कि ये चीज़ें आ रही। जैसे ग्रेड 6 में जाता है बच्चा तो उसके हम शुरू में टेस्ट लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, कि देखेंगे भाई ये बच्चा जो है 5 दर्जे पास करके है, इसके मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दैट टेस्ट इज एक्चुअली कहा डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं उसको ठीक है। जब आप लेसन पढ़ाने शुरू हो जाते हैं तो आप शुरू में जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसको भी हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, जहाँ पे सिर्फ पीरियड नॉलेज असेस करने का, इसका मतलब होता है टू असेस द पीरियड नॉलेज स्किल्स आप असेस करना चाहते हैं तो उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। फिर जब आप पढ़ाने शुरू कर देते हैं तो उन दौरान जो आप करते हैं दैट इज एक्चुअली फॉर्मेटिव। इसको फिर आप चले जाएंगे डिटेल में जहाँ पे भी जाना चाहें। सो बहुत सारी आपके जो हैं वो
फॉर्मेटिव असेसमेंट की टाइप्स टेक्निक्स आ जाती हैं। इसी तरह समेटिव असेसमेंट लेने की काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं। इसी तरह डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं कि जिनके थ्रू जो है आप डायग्नोस कर सकते हैं बच्चों की पीरियड नॉलेज को। फॉर्मेटिव के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें टेस्ट भी आपका एक पार्ट होगा, टाइप होगी। इसी तरह समेटिव एग्जाम्स लेने के लिए आप जो है डिफरेंट तरीके से आप जो है समेटिव एग्जाम्स लेते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास असेसमेंट आपके पास आ जाती हैं। जैसे एक सिंपल मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई करंट एंड मिसकंसेप्शन अबाउट टॉपिक्स। तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं मोस्टली। गुड फॉर प्री एंड पोस्ट असेसमेंट, ठीक है। सो इसमें मतलब के जो बच्चों के अंदर करंट नॉलेज है, बच्चे जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कायदेज़म, तो कायदेज़म के बारे में बच्चा पहले से भी जानता होगा वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में इसके अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं तो बच्चे की करंट नॉलेज में भी उसको पता ही ना हो इस चीज़ के बारे में। बच्चा 6 में आके पहुंचा है, उसको कायदेज़म के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं हो कि कहाँ पैदा हुआ, कि उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह। तो इसलिए किसी भी टॉपिक का, या मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों को काफ़ी सारे मैथमेटिक्स के अंदर मिसकंसेप्शंस होते हैं। जो मैथमेटिक्स के यहाँ पे टीचर होंगे तो उनको पता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। जैसे मैं आपको मोस्टली यहाँ पे समझा रहा हूँ, मिसकंसेप्ट आ जाते हैं कि डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव के अंदर। तो मैं भी आपको काफ़ी सारी क्लियर, जहाँ पे आपकी एम्बिग्युइटी हो, जहाँ पे क्लियरेंस ना हो, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ड्यूरिंग द लेसन टीचिंग या डिलीवरी टीचिंग प्रोसेस। जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान आप बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं, बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं ताकि बेहतर इंप्रूव कर सकें बच्चे, आप टीचर खुद अपनी टीचिंग को इंप्रूव कर सकें। सो दैट इज यूज फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। समेटिव यूज टू सम अप द लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। मतलब जब आप लर्निंग आपकी पूरी हो जाएगी तो उसको सम अप करने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी जो हम यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द समेटिव प्रोसेस, ठीक है जी। सो दीज आर 3 बेसिक टाइप्स। इसके अलावा परफॉर्मेंस असेसमेंट भी बताइएगा। जी जी ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और टाइप थी जो मोस्टली हम डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट इज वन व्हिच रिक्वायर्स स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव मेजर्ड स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है। अब ये वो परफॉर्मेंस है जो आप मेजर कर रहे हैं बच्चे के स्किल्स को। आप डिफरेंट तरीके के स्किल्स हैं जो उनको आप जो है वो असेस करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनके लिए जो डिफरेंट तरीके के उस ये भी टाइप है। जैसे आप बच्चे को डिफरेंट तरीके के स्किल्स आप सिखाते हैं तो उनको असेस करने के लिए हम जो टेस्ट या असेसमेंट करते हैं, दैट वन इज एक्चुअली कॉल्ड दी परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम राइटिंग ऐसे हो गया, व्हिच रिक्वायर्स स्टूडेंट टू रीथिंक, इंटीग्रेट, अप्लाई एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। ये आपके मैनुअल में भी उसकी डेफिनेशन वगैरह डिटेल में लिखी होगी, तो वहाँ पे भी आप रीड कर लेंगे तो आपको फर्दर ज़्यादा इसमें पता चल जाएगा। मतलब मेन पर्पज इज टू असेस द स्टूडेंट स्किल्स, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं। मतलब कि एक तो नॉलेज उनके लिए हमारे पास, मगर स्किल्स जो हैं उनको प्योरली असेस करना है, तो उसके लिए हम जो अगर आप टाइप लेंगे तो परफॉर्मेंस असेसमेंट आ जाती है, ठीक है। ये बुक्स के अंदर मोस्टली हमारे पास 3 आती हैं, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। मोस्टली फॉर्मेटिव ये किसी परफॉर्मेंस असेसमेंट भी आती है। परफॉर्मेंस का बस यही पर्पज़ है कि जब आप उनके स्किल्स को असेस कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज को असेस कर रहे हैं, जैसे रीडिंग कॉम्पिटेंसी है, राइटिंग, लिसनिंग कॉम्पिटेंसी आ गई, या बच्चे को जो है स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी है, ये वो एरियाज हैं जो आप किसी रिटन टेस्ट या इस तरह नहीं कर सकते। तो उनको स्किल्स वगैरह तो किसी ना किसी तरीके से स्पीच, डिबेट और इनके तरह से जो है आप करना चाहते हैं, तो उनकी असल में परफॉर्मेंस असेस कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो ये टाइप आ गई आपकी परफॉर्मेंस की। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, एक असेसमेंट साइकिल हमारे पास आती है कि हम असेस एक्चुअली करते किस तरह हैं, हमारे पास प्रोसेस क्या है असेसमेंट का। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट के वी हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लीट प्रोसेस, formative assessment, evaluation, feedback, improve diagnosis, range from okay assessment, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे लेसन प्लान भी आप बनाते हैं तो हमेशा असेसमेंट आपकी स्टार्ट होती है एस्टेब्लिशिंग लर्निंग आउटकम्स।
जो हम पहले से ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं लेसन के, या प्लस में हमारे सेट होते हैं कि इस पूरे साल के अंदर मुझे कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर एसएलओज पढ़ाने हैं, या एक डे के जो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं उनका लर्निंग आउटकम्स एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, जो हम सिलेक्ट करते हैं। कैरिकुलम में भी होते हैं, आपके बुक्स में भी गिवन है। आप साइंस में जाएंगे तो लिखा होगा हिन सबक खां हिन चैप्टर खां पोइ या ॿार हिन जे क़ाबिल थींदो, सबक सिंधी में मथे लिखियल हूंदा हिन सबक खां पोइ ॿार हिन जे क़ाबिल, माना फ़ारिद में उहे लिखिया पिया आहिनि। या इंग्लिश में एट द एंड ऑफ दिस स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो वहाँ से 2-3 जो एसएलओज आप उठाते हैं वो उठा के आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है जी, प्लानिंग करने में आप सारी चीज़ें पढ़ाने के तरीक़ेकार, मेथड्स वगैरह और टीचिंग टेक्निक्स और कंटेंट, ये सारी चीज़ें आप प्लान करके फिर आप क्या करते हैं, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आप जाके क्लास में ये चीज़ें पढ़ाते हैं सेकंड स्टेप में। अब उस दौरान आप जो है बच्चों को असेस कर रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, असेसमेंट होती है। जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनको असेस कर रहे होते हैं। असेस से क्या होता है, आप जो डेटा आ रही है आपके पास, जो उन डेटा को फोर्थ स्टेप में हम डेटा को यूज़ करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे कि ये जो डेटा हमने ली है बच्चों से, जब उनकी लर्निंग हुई, लर्निंग के दौरान, लर्निंग के बाद, तो ये डेटा जो हमारे पास आई है इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करेंगे। आप इनके ऊपर सोचें कि बच्चों की लर्निंग किस तरह हुई है और क्या नीड्स हैं और इसको बेहतर तरीके से और किस तरह करो। तो फिर इस तरह आप जो है अगेन जाके रीथिंक करेंगे, रीराइट करेंगे अपने, और अपने लेसन प्लान्स को, अपने स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था उसको फिर से दोबारा जो है आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट्स वन ऑफ द कंटिन्यूस साइकिल। सो इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल है आपका, ये जो हमेशा चलती रहेगी। तो आप आइडेंटिफाई करें लर्निंग आउटकम्स, प्रोवाइड करें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, आप जाके बच्चों को क्लास में पढ़ाएं। पढ़ाने के दौरान आप जो है बच्चों को थर्ड स्टेप में असेस करें कि उनकी लर्निंग को असेस करें। जो आप लर्निंग असेस डायरेक्टली आपके इंटरेक्ट होगा विद द एस्टेब्लिश लर्निंग आउटकम जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनके साथ। फिर फोर्थ स्टेप में जो डेटा कलेक्ट हुई है उसको जाके हम यूज़ करेंगे, उसको इंटरप्रेट करें, आप उनको एनालाइज करें कि अब जो है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या फीडबैक बच्चों का आया है, तो उसके ऊपर रीथिंक करें और फिर री स्ट्रक्चर करें। अगर गुड है तो ओके, वेरी गुड। अगर नहीं, आप समझते हैं कि देयर इज़ नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द टू रीराइट द सम पॉइंट्स फ्रॉम द लेसन, तो आप इसको बेहतर करके फिर नेक्स्ट लेसन में उसको जाके फीडबैक बच्चों को दें कि किस तरह इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल असेसमेंट साइकिल है जो हमारे सिस्टम के अंदर बनी भी हुई है कंप्लीट। तो जी स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? अगर हो रही है तो स्क्रीनशॉट भेज दें बस ग्रुप में, इधर ही जी। सर नहीं हो रही। हो रही है सर। अच्छा जी, सर शो हो रही है। चलें सर जी जी, ठीक है, शो हो रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलें काफी। अब हो रही है सर। अच्छा सर मैं फिर एक सवाल है जी आपसे जी 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 कि सर जो आप अगले दिन हमसे क्लास आउटकम्स लेते हैं वो समेटिव में आएंगे या फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगे? मैं समझा नहीं कि किस तरह। यानी आप हमसे आज जो कुछ पढ़ाया है कल आप हमसे वो कोई हम तो टेस्ट, ये आप सेल्फ समेटिव रिफ्लेक्ट देखें। असेसमेंट में काउंट हाँ होगी हाँ, चलें या फॉर्मेटिव असेसमेंट? देखें, एक तो आपके असेसमेंट जैसे हम करते हैं तो इसमें ये किसी टाइप की में नहीं आती, मगर इसको हम कहते हैं, एक तो आप देखें एक टाइप होती है असेसमेंट की, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखें, फॉर मीन्स ड्यूरिंग असेसमेंट लर्निंग, समझ लें इसको। मैं एक और टाइप भी आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरी आती है समेटिव ऑफ लर्निंग, भी इसको कहते हैं। समेटिव असेसमेंट को हम ऑफ लर्निंग। देखें, समझें प्रोसेस को। एक तो आपकी फॉर लर्निंग मीन्स के ड्यूरिंग लर्निंग हो गई, तो ये तो क्लियर है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे असेस कर रहे हैं। दूसरी होती है ऑफ लर्निंग, जब मैंने पढ़ा लिया उसके बाद मैंने आपको असेस किया, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स, तो वो हो गई आपकी फॉर्मेट ऑफ लर्निंग, जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। एक और टाइप आती है जिसको हम एज लर्निंग कहते हैं। एज लर्निंग इज फॉर द टीचर, या एज फॉर द ओनली फॉर द टीचर, जहाँ पे वो खुद रिफ्लेक्ट करेगा, जहाँ पे वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा। इस टाइप को हम कहते हैं एज लर्निंग, जहाँ पे वो खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा
कि आज होल डे में मैंने क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, तो उसको हम टाइप को एक और टाइप का नाम देते हैं एज लर्निंग, जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट खुद करेगा, या बच्चा जो है वो टीचर, जो मैं टीचर हूँ तो मैं खुद किसी भी तरीके ना मैंने टेस्ट ली, मैं खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करूँगा आज होल डे में के अंदर कि मेरे बच्चों ने आज क्या क्या चीज़ें सीखी, मुझे क्या डिफ़िकल्ट लगा पढ़ाने में, मैंने क्या कॉन्सेप्ट जो है वो सही तरीके से नहीं पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हमारी एज लर्निंग में आती हैं। तो जो मैं आपसे रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, सो रिफ्लेक्शन मेरी समेटिव का पार्ट नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको कोई डिफरेंट असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज वगैरह देता कि भाई ये मुझे करके दिखाएं, तो फिर दैट वन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द समेटिव असेसमेंट। तो उसको आप एज अ कंसीडर करें कि वो आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मगर आप लोग तो सिंपली मुझे बताते हैं कि हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इसमें तो कोई भी किसी तरह की रिफ्लेक्शन नहीं होती ना। प्लस में जो है हम इसमें मैंने मेरा लेक्चर भी इस रिफ्लेक्शन के ऊपर भी है यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था आप इस तरह रिफ्लेक्ट करें ताकि हमें अंडरस्टैंड हो कि ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ नॉलेज का होना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये चीज़ें आप करते किस तरह हैं, आप स्कूल में जाएंगे तो किस तरह करेंगे। तो कल रिफ्लेक्शन जो आनी चाहिए इस तरह आनी चाहिए कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट हम लोग इस तरह करते थे, अब कोशिश करेंगे कि इसको इस तरह करें। हमने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा जो घर जाके पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ें आई हैं, तो हम लोग बुक्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। इस तरह दी जाती है, ना कि हम सिर्फ ये बताएं कि सर हमने आज फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ा। वो तो मुझे भी पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने पढ़ाई है, वो मुझे एक दिन में मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, वो गजनी वाला रोल थोड़ी प्ले करूंगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी एज लर्निंग, दैट इज़ एक्चुअली सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, जहाँ पे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मगर वहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा कि आप वो सेल्फ रिफ्लेक्ट उस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि मैंने जो आज पढ़ा है कि उसमें मुझे क्या चीज़ें समझ में आई हैं और इसको फर्दर में जाके पढूं और इसको फर्दर में जाके इसको अप्लाई करूं तो किस तरह कर सकता हूं, कौन कौन सी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो ये टाइप उसमें आ जाती है। मगर जो ऑफ लर्निंग है तो उसमें मैंने कोई भी आपसे असेसमेंट नहीं ली, तो उसको मैं समेटिव नहीं कहता। मैं आज आपको जो है वो समेटिव असेसमेंट दूंगा, प्लस में मैं अब जो है आपसे डिफरेंट तरीके से असेसमेंट भी यहाँ पे करूँगा, क्योंकि अब जो है आपका काम असाइनमेंट्स का ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें जब आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैंने कहीं से मुझे मिली। सो इफ एनीवन कैन एबल टू वॉच द स्लाइड आई कैन शेयर द स्क्रीन शॉट हेयर। ठीक है, तो स्क्रीन शो हो रही है, मेरे मोबाइल पे भी शो है, तो आई थिंक सबके पास होगी जी, शो हो रही है स्क्रीन। आप इनको स्क्रीनशॉट भेज दिया करें स्क्रीन का, जिनके पास शो नहीं हो रही तो वो वहाँ से देख लेंगे। एनीवे, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट के डिफरेंट तरीके एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं प्री एंड पोस्ट टेस्ट सेल्फ असेसमेंट, आप जिसमें देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे अभी रात भेजा था सेल्फ असेसमेंट के हवाले से, तो असल में वो आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट ही कह लें। उसके डिस्कशन बोर्ड हो गया, एंट्री एग्जिट टिकट्स हैं, एंट्री, तो ये काफ़ी सारी हैं जो काफ़ी हमारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं होती। ये तो मैंने नेट से जो है आपको जस्ट समझाने के लिए कि इस तरह की जो है हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जब करना चाहें तो डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, होमवर्क, रिफ्लेक्शन आप लिख रहे हैं, स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस, पीयर रिव्यू, इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो जो आप बनाते हैं, वो सारे का सारे जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं उसके अंदर, वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। थिंक पेयर शेयर आपके पास है, विजुअल थिंकिंग स्ट्रेटजीज आपके पास आ गई। सो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास समेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो आपके या प्लस में परफॉर्मेंस रूब्रिक्स, टीचर सेंटर्ड ऐसे वगैरह, तो बहुत सारे जो है हमारे पास। मगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि जब हम लेसन पढ़ाते तो हम अब ये आपकी असाइनमेंट भी कल सोचिएगा कि हम लोग किस तरह डायग्नोसिस असेसमेंट करते हैं। हमारे पास जो बुक्स के अंदर या प्लस में हम टीचर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरह करते हैं, और जो हमारे पास जो थर्ड चीज़ आती है कि हम लोग समेटिव असेसमेंट किस तरह कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, MCQs होते हैं, CRQs होते हैं, ERQs होते हैं वगैरह वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। हम डिफरेंट तरीके से जो है वो समेटिव असेसमेंट करना चाहते हैं। उसके अंदर आप बुक्स के अंदर चले जाएं, चैप्टर के अंदर बुक्स को एक्सप्लोर करें। एट द एंड एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो उसमें किस तरह की जो है वो एग्जाम्पल्स दिए हुए, आप उनमें समेटिव असेसमेंट किस तरह करते हैं, फॉर्मेटिव के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कल लिखेंगे, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट के लिए कि राइट डाउन दी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट द डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कुछ होते हैं सप्लाई क्वेश्चन, कुछ आते हैं सिलेक्ट क्वेश्चन। सप्लाई क्वेश्चन हमारे पास सब्जेक्टिविटी के हवाले से होते हैं, जिसमें यू हैव टू सप्लाई समथिंग,
तो ये कल हमारा टॉपिक भी है कि हाउ टू डेवलप टेस्ट एटम्स। टेस्ट एटम में जैसे उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ कि मोस्टली आप देखें कि हम लोग किस तरह टेस्ट एटम बनाते हैं, जिसमें आपके पास MCQs आ जाते हैं, आपके पास CRQs आ जाते हैं, आपके पास ERQs आ जाते हैं। CRQ मतलब के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, तो वो किस तरह लिखे जाते हैं, उनके रूब्रिक्स किस तरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है कि हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं, और ERQs जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड जो उनकी चॉइस होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मींस के हमारे पास जो सिलेक्ट एटम्स होते हैं। अब तो सप्लाई एटम और हमारे पास पहले होता था सब्जेक्टिव एटम्स, और अभी आते हैं उसको हम सप्लाई एटम्स कहते हैं। एक और आते क्वेश्चंस आते हैं जैसे रिटन क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक और आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिंपली समझ लें कि सप्लाई आइटम्स आर वेयर यू हैव टू सप्लाई समथिंग, जहां पे भी कोई भी ऐसा है जहां पे आपको कोई भी ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन ना हो, एंड यू हैव टू जस्ट राइट डाउन, आपको रिटन में कोई जवाब देना होगा, क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं सप्लाई आइटम्स। मगर जहां पे आपको चॉइस दी जाए कि ये है, अब आप इसमें से करें, तो उसमें इवन दो जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अगर उसमें चॉइस नहीं है तो दैट इज एक्चुअली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सप्लाई एटम, तो उसको हम सप्लाई आइटम कहते हैं। ठीक है जी। सिलेक्ट एटम में हमारे पास वो एटम्स आते हैं जिसमें हमारे पास जैसे MCQs आपके पास आ गए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उसमें अगर आपके पास नीचे ऑप्शंस हैं तो वो सब सिलेक्ट एटम है, जहाँ पे आपको चॉइस होगी, टिक करना होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इनको हम कल डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये हम किस तरह डेवलप करते हैं। सप्लाई आइटम्स आल्सो कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन भी इनको हम कहते हैं। कहीं बुक्स में आपको मिलेगा कि सप्लाई आइटम को हम CRQs भी कहते हैं। तो CRQs ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो उसकी टू टाइप्स यहाँ पे इसके यहाँ पे जो है इसकी रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखें हम लोग टेस्ट तो कंडक्ट कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि इज दैट के रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसको हम कहते हैं दैट के वेयर यू हैव अ लिमिट्स, कि आपको जस्ट लिमिट्स देनी होती। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट लिखा होता है डिफाइन मैटर, तो आप जस्ट उस बच्चे को कह रहे हैं कि सिर्फ डिफाइन करना है बस। So this atom is called the restricted atom, whereas also you have restricted the child कि just list down 3 examples of matter। तो ये 3 एग्जांपल्स जो मैटर का दे रहे हैं, तो इस 3 के ज्यादा ऊपर बच्चा नहीं देगा, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बच्चों को। तो दिस टाइप ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एटम्स और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। ये हम कल डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह फुल डिटेल्ड में कि हम ये एटम वगैरह किस तरह डेवलप करते हैं। उसके बाद ERQs आते हैं। ERQs और एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे बच्चों के ओपिनियंस आप लेते हैं, बच्चों के ओपिनियंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं, जहां पे बच्चे को कंप्लीट होता है, जहां पे आप देखें वहां पे क्वेश्चन किस तरह होते हैं कि एक्सप्लेन द मैटर एंड इट्स टाइप विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पे बच्चे की मर्जी है, कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चा मैटर को किस तरह भी डिफाइन करे, उसके टाइप्स को किसी तरह भी डिफाइन करे, उनके एग्जांपल्स कोई भी देना चाहे तो वो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ चाइल्ड होगा, स्टूडेंट होगा। सो दैट आइटम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मोस्टली टीचर्स को क्लियर नहीं होता कि रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारे पेपर डेवलपर भी होते हैं तो मोस्टली ये चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस क्या होते हैं और ERQs क्या होते हैं और इनको डेवलप किस तरह किया जाता है। दैट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह डेवलप कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को किस तरह असेस करें। ठीक है, एक तो हमने ये जब पेपर डिजाइन करेंगे तो ये लाजमी है कि हम इनकी सिलेक्शन किस तरह करेंगे, इनके हम किस कैटेगरी के क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इनको डेवलप करें, फिर इन आइटम्स को हम असेस किस तरह करें, मार्किंग किस तरह करें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चा जो है वो लिस्ट 3 लिखा मगर 2 कर रहा है तो मार्क कितनी दें हम, तो उसके लिए कंप्लीट हमारे पास रूब्रिक्स होगा। रूब्रिक इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू मार्क द पर्टिकुलर यूज फॉर द मार्किंग पर्पस के लिए हमारा यूज होता है कि किसी भी क्वेश्चन को एटम को मार्किंग करनी है तो दैट इज यूज एज अ रूब्रिक। तो ये सारे दीज ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सप्लाई एटम। अब इसमें ये एटम है जहाँ पे बच्चे को लिखना है, यहाँ पे बच्चे को हैव टू सप्लाई द आंसर, यहाँ पे एनी हाउ लिखेगा। मगर इन मैंने जो वो कहा था जो नेक्स्ट जो इसका टाइप था तो उसके अंदर जस्ट सिलेक्टेड के अंदर दे हैव एन ओनली ऑप्शन कि जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। सो टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर
टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर वी हैव टू थिंक अबाउट कि हाउ एक्चुअली वी डेवलप द टेस्ट एंड व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट। सो टिल दैट कंप्लीट कोई भी आप एग्जाम ले रहे हैं, एवल्यूशन ले रहे हैं या प्लस में असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। सो आप इनको जो बाकी हैं आप इनको स्क्रीन वगैरह शेयर करते जाएं, यहाँ पे इनको मतलब कि स्क्रीनशॉट निकाल कर तो उनके नेटवर्क का इशू होगा, अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर थिंग। ठीक है जी। सो इसके बाद टेस्ट डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, सो टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास आता है जी 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 सर ये एक क्वेश्चन था जी 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 सर, ये प्रोबिंग में और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? जी प्रोबिंग जी जी प्रोबिंग इट्स एंड क्वेश्चन प्रोबिंग इज व्हाट के प्रोबिंग आल्सो जैसे थोड़ा डिफरेंशिएट कर। डिफरेंशिएट हम इसको कैसे करें कि सर आई हैव अ क्वेश्चन टू। जी 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 क्वेश्चन अगर हम लास्ट में भी लेते रहें तो वहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा देखें प्रोबिंग हमें प्रोबिंग इट्स आल्सो अ कार्ड कि हम कोई ड्यूरिंग लर्निंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो भी आपका प्रोबिंग में आ जाता है। माइक को म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है तो सर जी कैन आई क्वेश्चन? जी जी प्लीज जी सर एक स्टूडेंट जो है हम उसको क्वेश्चन देते हैं हाँ। और वो क्वेश्चन रटा लगा के हमें बता देता है, तो ये कौन सी असेसमेंट होगी? ये अब असेसमेंट क्या कह सकते हैं इसको। अब देखें रट्टा मारकर दे रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है कि हम उनको बच्चे को जैसे आप किस लेवल की असेस करना चाहते हैं, आप उनको मतलब कि फॉर्मेटिव ड्यूरिंग लर्निंग करना चाहते हैं। मोस्टली आप बच्चों को कहते हैं कल पढ़ कर आइएगा, तो फिर आप उनको ये हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब डिफरेंट कैटेगरी अब आपकी नेचर देखें समझें कि अगर पीरियड नॉलेज को असेस कर रहे हैं तो वहाँ पर डायग्नोस्टिक, अगर ड्यूरिंग लर्निंग आप जो आज का डे में पढ़ाने आया हूँ मैं सिर्फ असेसमेंट के बारे में आपसे पूछूं तो ये हमारे पास फॉर्मेटिव। अगर मैं सेशन के एंड में आपसे असेसमेंट के बारे में पूछूंगा तो वो अब ये डिफरेंट नेचर है कि आप साल बच्चा रट्टा मार कर आए या कुछ भी करे, वो अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है कि हम ये इसमें नहीं काउंट होता कि किस टाइप में आ जाती है। सो इसको मैं भी नहीं डिफाइन कर सकूँगा कि किस टाइप में आएगा। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन आई थिंक हम इसको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे यार कि हम इसको किस कैटेगरी में रखें। बट थिंग इज दैट कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट कब की जाती है और फॉर्मेटिव असेसमेंट कब की जाती है एंड समेटिव असेसमेंट किस टाइम पे की जाती है। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बाकी चीज़ें बच्चा किस तरह डील कर रहा है, बच्चा मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में लेके जाता है, तो उसको हम ये चीज़ें नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कोशिश करें टीचर कि हम असेसमेंट के तरीके को प्रॉपर्ली समझें, हम डिफरेंट जो टेस्ट बनाने का तरीक़ेकार होता है उसको प्रॉपर्ली समझें कि फॉर्मेटिव के लिए यूज़ करना चाहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पेपर आप डेवलप करना चाहते हैं समेटिव के लिए तो वो क्वेश्चन पेपर किस तरह बनाया जाए, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद कि वो किस तरह आप बनाएंगे कि वो रिलायबल है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं काफ़ी आप देखेंगे SLOs जो हमारे बुक्स के अंदर गिवन है। ठीक है, जो SLOs हैं हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, तो वो हम बुक्स में से आपके लिखे होते हैं, प्लस में आपके जो हैं जब भी हम असेस कर रहे होते हैं डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो कैरिकुलम में जो चीज़ें वही सारी रिफ्लेक्ट आपके बुक्स के अंदर हैं। तो आप कोशिश करें उनको आइडेंटिफाई करें कि आप किन को असेस करना चाहते हैं, SLOs को जो आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, तो उनकी सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टेस्ट डेवलपमेंट से पहले आप उनको असेस करें कि भाई SLO है आपका डिफाइन मैटर, क्या इसको आप असेस करेंगे तो आप इसको देखेंगे किस तरह हम असेस कर सकते हैं। इसका MCQs बना लें, इसकी CRQ बना लें, इसका ERQ बना लें, क्या बन सकता है। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बेहतर बन सकता है कि डिफाइन मैटर। तो जो SLO होगा SLO इटसेल्फ आपको बताएगा कि इसका आपको एटम क्या बनाएगा। जहाँ पे लिखा होगा एक्सप्लेन द फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्लेन दी केमिस्ट्री से कोई कह रहा है या इसमें फिजिक्स में या किसी में भी, तो किसी प्रोसेस को डिस्कस करना चाहता है, इसमें एक्सप्लेन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये आपका SLO भी है, बच्चे को सिखाना भी यही है कि बच्चा एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसको असेस करना है तो अगेन हम इसके लिए किस तरह का क्वेश्चन जो है वो, तो ये SLO की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है
वो इटसेल्फ हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है, वो इटसेल्फ क्वेश्चन। जब आप आज नेक्स्ट ब्लूम पढ़ेंगे तो वहाँ भी उसकी आप देखेंगे कि डिफरेंट लेवल्स हैं, जो आप नॉलेज को देखेंगे, फिर कंप्रहेंशन को देखेंगे, फिर एप्लीकेशन को देखेंगे, फिर एवोल्यूशन को, फिर आप जो है वो एनालाइज को देखेंगे, फिर सिंथेसिस को देखेंगे, एंड देन यू कैन आल्सो सेलेक्ट द पर्टिकुलर लास्ट चले जाएगी इवेल्यूएट तक। तो इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आ जाते हैं, फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आ जाते हैं। ये जो नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे, अगर मेरे पास होता तो मैं इसको और भी इसके साथ कनेक्ट करके और इजी वे में समझे थे, मगर आपको सर जो है नेक्स्ट जो समझा लेंगे तो उससे ही वो आप क्लियरली समझें कि वो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास ब्लूम्स के। नेम ब्लूम जो साहब थे, मोस्टली आपके एपी स्टाइल जो ब्लूम साहब का है, या प्लस में ब्लूम ने ये दिया कि हाउ टू स्टूडेंट लर्न। तो यहाँ पे ज़्यादातर फोकस है डिफरेंट उनकी जो लेवल्स बनाई गई, तो वही आपके कैरिकुलम में रिफ्लेक्ट होती हैं, वही सारी चीज़ें आपकी एटम बनाने में हेल्प करती हैं, क्योंकि वो की वर्ब्स देते हैं ब्लूम साहब, एक्शनेबल वर्ब्स देते हैं कि बच्चा इसके काबिल हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस लेसन के ही आर शी विल डू दिस। सो इसके लिए लाजमी है कि पहले सिलेक्शन करें, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, कॉम्पिटेंसी एरिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर हो, तो इसके हवाले से आप सिलेक्ट करें। देखें इसमें फिर उसके बाद कंटेंट आउटलाइन कर लें आप लोग, ओनली यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग पार्ट्स टू बी सिलेक्टेड। आप देखेंगे किस कंटेंट है आपके पास, लेसन है सिंधी के अंदर या उर्दू या प्लस में बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर, तो आप उसके अंदर कि किस तरह जो है वो कंटेंट सेलेक्ट कर लें, इंपॉर्टेंट है फॉर द टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो आप उसकी सिलेक्शन कर लें पहले, कि उसकी आउटलाइन बना लें कि इन एरियाज में से जो मुझे वो क्वेश्चन पूछने हैं या बनाने हैं, टेस्ट डेवलप करनी है, ठीक है। तो इसकी सिलेक्शन कर लें। फिर एटम की सिलेक्शन कर लें कि आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे, आप टेस्ट एटम कौन सा बनाना चाहेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू क्रिएट MCQs, CRQs बनाना चाहते हैं, ERQs बनाना चाहते हैं, या RRQs बनाना चाहते हैं, या कोई और टाइप है, उसमें कोई और टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, या प्लस में क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं, या प्लस में कोई और टेक्निक यू आर यूजिंग, तो उसकी सिलेक्शन कर ले आप लोग पहले से कि इस एटम को जो है वो ये इस तरह के जो पेपर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपके स्टैंडर्ड हमारा पेपर बना होता है, उसमें देखिए टॉप पे MCQs आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सिलेक्शन की हुई है उन्होंने। हमारे जो क्वेश्चन पेपर बनकर आते हैं 9th मैट्रिक के बोर्ड के वगैरह, तो ये उस तरह की, यहाँ उसमें देखें मोस्टली MCQs आते हैं, CR की शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, मगर हम जो टेस्ट वगैरह भी लेते हैं तो उसमें कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कहीं पे जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाएंगे तो किसी कमीशन की है तो वगैरह पे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे तो उनकी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद एटम कंस्ट्रक्शन करें कि अब आप जो है वो किस लेवल का होना चाहिए क्वेश्चन, कि आइदर मैं सिर्फ मेमोराइजेशन का क्वेश्चन रखूं जहाँ पे बच्चे की मेमोरी का चेक करूं कॉग्निटिव लेवल में, कि या मैं ऐसा एटम दूं क्वेश्चन बनाऊं जो उसकी एप्लीकेशन के हवाले से हो, या मैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता हूँ, या मैं बच्चे की एवेल्यूएट करना चाहता हूँ, मैं उसके एनालिसिस जो प्रोसेस है बच्चा मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक मैथमेटिक्स के अंदर मैं सिंपल टर्म्स में भी समझा दूँ। पहली जो आती है नॉलेज, दैट इज रिफ्लेक्ट्स थ्रू मेमोराइजेशन, जो कॉग्निटिव लेवल ब्लूम साहब के हैं, दैट इज एक्चुअली ब्लूम कहता है कि नॉलेज इज व्हाट, मेमोराइजेशन, रिकॉलिंग, जहाँ पे आप बच्चा सिर्फ रट्टाफिकेशन मारेगा, जहाँ पे रट्टे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ उसको याद है, बस वो डिफाइन मैटर जो भी डेफिनेशन है वो बच्चा सिंपल उसको याद है कि ये डिफाइन मैटर करना है, तो वो सिंपल डेफिनेशन लिख देगा। तो ये लेवल्स हैं। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग सेकंड स्टेज जो आती है अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स के ही आर शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसको एक्सप्लेन कर सकेगी अपने वर्ड्स के अंदर। बच्चा मैटर को जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चा इस काबिल हो गया है कि अब बच्चा खुद मैटर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो सेकंड लेवल ये हो जाएगी उसकी। थर्ड आप देखें इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर देख लें कि a+b होल स्क्वायर इज इक्वल a² + 2ab + b², ये बच्चा फार्मूला इसको आपने मोस्ट टीचर पढ़ाते हैं, तो हमने इसको रट्टा मार दिया शुरू से, मुझे भी रट्टा अभी तक लगा हुआ है। तो ये देखें a+b होल स्क्वायर, मुझे इसका कुछ पता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्यों बनाया गया। तो ये लेवल हमारे आती है नॉलेज की। मगर जब आप जाएंगे इसको प्रोसेस समझाएंगे कि a+b होल स्क्वायर इज इक्वल a² + 2ab + b², ये कैसे होता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आप उसको समझा रहे हैं। आप इसके अंदर आपको बता रहे हैं कि a+b × a+b, इसका कंप्लीट प्रोसेस बच्चे को समझा रहे हैं। तो बच्चा जब इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ ये इस प्रोसेस के तहत जाके ये बना है, तो ये बच्चे की आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह फिर एप्लीकेशन में जाएंगे तो उसको डिफरेंट सिचुएशन में उसको यूज़ करेंगे बच्चा,
ए प्लस बी होल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि यूज करेगा। आप डिफरेंट उसको एग्जांपल देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप इसको ठीक है, आप डिफरेंट तरीके के जो है उसको प्रॉब्लम सिचुएशंस देते हैं और उसके अंदर वो फिट करके उसको यूज करेगा। सो दैट इज एक्चुअली एप्लीकेशन। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसकी कोग्निटिव लेवल देखते हैं, फिर एटम के अंदर उसकी डिफिकल्टी लेवल देख लें कि क्वेश्चन आपका इजी है, मॉडरेट रखना है या डिफिकल्ट रखना है। तो देयर शुड बी डिफिकल्टी लेवल मस्ट बी आइडेंटिफाइड कि कितने परसेंट इसके अंदर एटम जो है वो इजी हों, कितने परसेंट डिफिकल्ट हों, कितने परसेंट जो है वो इसके अंदर मॉडरेट एटम्स हों, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल्स आइडेंटिफाई करनी है कि इजी कितने एटम्स होने चाहिए, मॉडरेट कितने होने चाहिए, डिफिकल्ट एटम्स कितने होने चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर एमसीक्यूज बनाना चाहते हैं तो उसका एमसीक्यूज के डिफरेंट मतलब के स्ट्रक्चर एमसीक्यूज बनाने का, जिसमें स्टिमुलस आ जाता है। स्टिमुलस कहते हैं कि आप देखते हैं मोस्टली एमसीक्यूज में कोई ऊपर टॉप पे स्टोरी देते हैं, पैराग्राफ देते हैं या कोई पिक्चर दे देते हैं, तो उस पार्ट को हम एमसीक्यूज कहते हैं स्टिमुलस। आप देखें पैराग्राफ पढ़कर फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो दैट पैराग्राफ इज कॉल्ड दी स्टिमुलस। उसके अंदर फिर क्या आते हैं स्टेम। स्टेम इज व्हाट? स्टेम इज अ स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एक पैराग्राफ आप ऊपर दे रहे हैं, अगर मोस्टली क्वेश्चन स्टेम इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा स्टेम होनी चाहिए, मगर मोस्टली जो एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपने सखराई का टेस्ट दिया होगा तो उसमें आप देखें अगर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे जो है डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज के लिए फिर उस पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन को हम कहते हैं स्टेम। फिर उसके 3-4 ऑप्शंस होते हैं, फिर उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होता है, उसको हम की कहते हैं, बाकी 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, दैट वन इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एमसीक्यूज। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं, आपके ये आइडेंटिफिकेशन करना एटम कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमें आनी चाहिए। फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शंस जो आप लिखना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। आप टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो वो बना लें कि इस पेपर हर एक आइटम के लिए डिफरेंट आप तरह की जो है आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे टॉप पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि भाई जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन अगर इस तरह की देंगे कि भाई सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन किस तरह बच्चा सिलेक्ट करे, जबकि उसके अंदर मतलब क्या करे, उसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं है। इधर उसको बच्चा किस तरह सेलेक्ट करे, उसको इंसर्कल करना है या प्लस में उसको टिक करना है। तो मोस्टली आप देखें टेस्ट में इस तरह अगर होगा तो बच्चे पूछते हैं सर इसको टिक करना है या फिल करना है या क्या करना है इसको, या इसको क्रॉस लगाना है वगैरह वगैरह। तो इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है। तो देयर शुड बी अ क्लियर इंस्ट्रक्शन कि व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप अ टेस्ट आइटम या टेस्ट पेपर या एग्जाम पेपर, तो इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर सो दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट गेट, तो उसको किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आंसर शीट्स। तो आंसर शीट्स भी अकॉर्डिंग टू पेपर बनाएं। जितने आप समझते हैं कि इस क्वेश्चन की स्पेस इतनी होनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर शीट्स प्रिपेयर करें कि इतने पेपर इसके अंदर यूज होंगे, इतने पेजेस इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। सो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन आप देखें, जो हमारे पास मुझे याद है एक यूनिवर्सिटी का पेपर था मल्टीमीडिया का एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दो पेपर से, तो उसका मैं बता देता हूँ। उसके अंदर मोस्टली 6 से 7 वर्कशीट्स होती थी। उसके अंदर इतने क्वेश्चंस लेंदी थे कि उसके अंदर मैंने 11-12 वर्कशीट्स जो हैं वो फिल की थी एक्स्ट्रा। तो टीचर ने सब ने कहा यार ये इतने बड़े तो हैं, मैंने कहा जो क्वेश्चन की नेचर है वो आप देख लें, एक क्वेश्चन के अंदर 8 चीज़ें पूछ रहे हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन करने में मुझे 10 पेजेस रिक्वायर्ड होंगे। माशाल्लाह वो मेरे पेपर्स आज तक याद होंगे। मैक्सिमम जो मैंने वर्कशीट्स लगाई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर 13 तक लगाई हुई हैं, और मैक्सिमम जो मेरी मार्क्स भी आती थी वो 99, 95, 98 तक मार्क्स है मेरी। ठीक है जी। तो ये मेरी ओवरऑल है, और मेरी जो पोजीशन भी थी यूनिवर्सिटी के अंदर तो मेरी फर्स्ट मतलब के डिवीज़न, फैकल्टी टॉप और सारी चीज़ें, इसके बेसिस पे मुझे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, सारी प्राइजेस, हर SCC स्कॉलरशिप्स वगैरह सारी इसके बेसिस पे मैंने विन की। तो ठीक है। तो ये थी उसमें, तो ये है सफिशिएंट स्पेस फॉर द आंसर्स होनी चाहिए। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ आंसर्स, आप आंसर्स कीज बना लें, इंपॉर्टेंट है जो, क्योंकि मे बी आप पेपर चेक ना करें कोई और चेक करे, तो उसकी कीज बना लें। अगर आप ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसको किस तरह मार्किंग करेगा टीचर, तो उसके रूब्रिक्स बना लें।
तो मार्किंग क्राइटेरिया होना चाहिए हर एक एटम के लिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने तो पेपर बना लिया, आपको तो पता है कि बच्चा ये लिखेगा तो मैं इतनी मार्क्स दूंगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको मार्क्स किस तरह दूं। ऐसे के ऊपर आपने 15 मार्क्स रखी हुई है, 10 मार्क्स रखी है, मैं ऐसे की 10 मार्क्स कैसे दूं। तो देयर शुड बी अ मार्किंग क्राइटेरिया। सो मार्किंग क्राइटेरिया इज किस टूल के तहत देंगे, दैट टूल इज एक्चुअली कॉल्ड द रूब्रिक टूल। एंड अगर एमसीक्यूज बना रहे हैं, आपने टेस्ट बनाया 30 15 एमसीक्यूज रखे हैं आपने उसके अंदर, तो उसके कीज बना लें, उसकी कीज इंपॉर्टेंट आप मुझे दे दें, मैं इजीली उसको असेस कर सकता हूँ पेपर को, ठीक है। फिर जो आपके पास 8 स्टेप आता है, दैट इज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, के आप क्वेश्चन जब आपने बना लिया, प्रिपेयर कर लिया हर चीज़, अब आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर करें, जाके उसको क्वेश्चन के अंदर जाके बच्चों से टेस्ट लें, एग्जाम्स लें, फिर उसको चेक करें, फिर वह मार्किंग करें, फिर उसके बाद मार्किंग के बाद उसको रिजल्ट शीट्स बनाए, रिजल्ट शीट्स के बाद उनको एनालाइज करके उनको इवेल्यूएट करेंगे, उनको परसेंटेज वगैरह दें, उनको ग्रेड्स वगैरह में लेके जाना है, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उसके तहत। फिर उसको रिजल्ट असेसमेंट आप डिक्लेयर करें, डिसेमिनेट करें, बच्चों तक पहुंचाए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। लास्ट जो स्टेप आएगा हमारा टेस्ट रिवीजन का आता है। सो देयर शुड बी टेस्ट मस्ट बी टेकन अगेन एंड again and be revised according to the atom analysis results। इसको आप जो है वो फिर टेस्ट जब कंडक्ट करें, फिर इसके बाद थिंक करेंगे इसको रिवाइज करना है नहीं करना, इसके अंदर क्या चेंजेस करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो ये दिस वन इज कंप्लीट टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एंड आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो इसके अंदर कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, इसके अंदर इम्पिक्यूटी नहीं है कि हम किस तरह कर सकते हैं। सो इट्स वन ऑफ द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कि हम एक टेस्ट या कोई एग्जाम पेपर बनाना चाहते हैं तो उसका एक कंप्लीट पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके अंदर कंप्लीट स्टेप्स क्या होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं गुड टेस्ट के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि इसके अंदर ये होना चाहिए कि टेस्ट शुड बी अ वैलिड, कि आपने जो कंटेंट पढ़ाया है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने टॉपिक एक पढ़ाया है और क्वेश्चन कोई और पूछ रहे हैं। आज आपने पढ़ाया मेट्रो टाइप्स हैं, असेसमेंट पढ़ाई है मैंने, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ टू डेवलप एमसीक्यूज, तो ये गलत हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। तो टेस्ट जो भी बनाए वो वैलिड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, उसकी करेक्ट होनी चाहिए जो सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। रिलायबिलिटी ये होती है कि हम टेस्ट करने से पहले अगर आप उसको समझते हैं कि मोस्टली टीचर्स नहीं करते, रिलायबिलिटी उसकी नहीं निकालते, तो रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टेस्ट मैं कर रहा हूँ कि इसके अंदर बच्चे जब करेंगे तो क्या इसके अंदर किसी के लिए इजी होगा, किसी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, किसी के लिए क्या, तो क्या ये सब बच्चों के लिए टेस्ट रिलायबल है, क्या सब बच्चों के अंदर जो स्कोरिंग आ रही है वो ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं करी कि एक बच्चा जो है टेस्ट सॉल्व कर रहा है, 10 बच्चे इसको 5 मार्क ले रहे हैं, बाकी जो है 50-30 मार्क्स ले रहे हैं। इसका मतलब ये टेस्ट आपकी जो है रिलायबल नहीं है, बच्चे के डिफरेंट लेवल्स को आपने कंसिडर नहीं किया। आपने या तो बनाई है टेस्ट बिल्कुल लो ग्रेड के बच्चों के लिए, या तो आपने ऐसी टेस्ट बनाई है जो बिल्कुल हाई फाई टेस्ट है, जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंट बच्चे होंगे सिर्फ वही कर सकेंगे, बाकी जो बिल्कुल जो मॉडरेट और एवरेज होंगे तो उनके लिए टेस्ट नहीं बनाई गई। तो दैट वन इज सिचुएशन इज कॉल्ड दी, ये आपकी टेस्ट रिलायबल नहीं है। सो रिलायबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट लेवल आपकी होनी चाहिए। उसके अंदर आप देखें कि सब बच्चों को साथ लेके एक ऐसा टेस्ट बनाया जाए ताकि सब बच्चे सॉल्व कर सकें, ज़्यादा वेरिएशन ना आए रिजल्ट्स में। तो अगर नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आपकी टेस्ट बिल्कुल रिलायबल है और सबको एक्सेसिबल है। ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि आप ऐसा टेस्ट बना रहे हैं जिसमें आप अपने जो हैं वो या किन चंद स्टूडेंट्स की जो है वो इसके अंदर उनको सामने रखते हुए आप बना रहे हैं, या आप अपनी इसके अंदर मर्जी रख कर कि नहीं बस ये आइटम देना है मुझे, इसके अंदर आप अपनी जो है वो विल या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो इसको बना रहे हैं, तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ऐसा कभी भी नहीं करें कि जब भी बनाएं तो इसको प्रॉपर्ली डिस्क्रिमिनेट करें, कि आप डिस्क्रिमिनेट मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट तरीके के एटम्स होने चाहिए, ऐसे ना होने चाहिए कि या तो बिल्कुल इजी हो, आपने जितने भी एटम्स बनाए सारे के 100 के 100 इजी हों, इस तरह ना हो, या आपने ऐसे क्वेश्चन बनाए जिसमें सारे के सारे आपने मॉडरेट रख दिए हैं क्वेश्चन बिल्कुल, या ऐसे एटम्स रख दिए हैं उसके अंदर ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट रख दिए हैं, बच्चे कहाँ से सॉल्व करेंगे।
तो ऐसी टेस्ट कभी भी ना बनाएं। तो इसका कंप्लीट एक रेशो बनाया जाता है कि स्टैंडर्ड के अगर टेस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके 30% एटम्स ऐसे होने चाहिए जो इजी होने चाहिए, 50% मॉडरेट होने चाहिए, 20% ऐसे एटम्स होने चाहिए जो बिल्कुल डिफिकल्ट भी होने चाहिए। तो ये एक सिंपल एवरेज रेशो है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि इस तरह आप बनाएंगे तो ये एक आपकी रिलायबल टेस्ट हो जाएगी, ताकि क्योंकि वो उसमें अगर बच्चे कहीं कमज़ोर है तो वो इजी क्वेश्चन कर लेंगे, कहीं मॉडरेट होंगे तो वो इस तरह वो मैनेज कर लेंगे उनकी मार्किंग। तो ये क्राइटेरिया आप सेट करके जो अपने टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी वे में मार्किंग और इसकी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली एंड एप्लीकेबल हो, उसकी स्कोरिंग आप बेहतर तरीके से करें, रिजल्ट्स बनाएं और उसको डिसमिनेशन करें, बच्चों तक पहुंचाएं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द गुड टेस्ट कि आप जो है एक बेहतरीन टेस्ट या क्वेश्चन पेपर किस तरह बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना, जो मैंने समझा कि मैं आपको डिस्कस करूँ। ये चीज़ें आपको कहीं बुक्स वगैरह में भी बहुत सारी डिफ़िकल्ट्स आ जाती हैं। सो यहाँ पे कोशिश की है कि आई थिंक जो मुझे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज थी, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी यहाँ पे डिस्कस करने की हैं जो स्टिल लेकिंग है। अब इसके लिए तो हमारे पास कंप्लीट, मैंने कहा असेसमेंट का आप बीएड के अंदर चले जाएंगे तो बहुत सारे इसके बुक्स हैं, एक कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं, मगर हमने इसको नटशेल में समझाते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं। फर्दर इसको जाके आप स्टडी करेंगे और इसके ऊपर जो रिसर्च करेंगे या बाकी इस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ईजी लगेंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट के इसके अंदर ये कुछ असेसमेंट टेक्निक्स हैं जो मैं आज आपसे नहीं पूछ रहा, ये सब ने की हुई हैं। तो आप जो है वो क्वेश्चन इसके अंदर होगा, सर अल्लाह नवाज भी करेंगे, तो इसके अंदर हैंड आउट नंबर 4.3 होगा, इसमें आप मैनुअल के अंदर आप वहाँ पे देख लीजिएगा जिसका नाम है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे समझना है। इसके हवाले से मैं वहाँ पे डिफरेंट तरीके के जो है वो क्वेश्चंस बनाऊंगा, आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है जी, जैसे इसमें आपके क्लासरूम असेसमेंट के लिए डिफरेंट तरीके की असाइनमेंट्स हैं, जैसे एक बैकग्राउंड या नॉलेज प्रूव करना। जैसे उसने क्वेश्चन किया कि प्रूव क्या है, प्रूव इज व्हाट के क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका कॉल प्रोबिंग। आप मुझे क्वेश्चन मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज असेसमेंट, सो दैट्स गुड के भाई दैट इज एक्चुअली प्रोबिंग। सो यूज द टेक्निक, ये एक टेक्निक का नाम है एंड ये कब और कैसे। दूसरी टेक्निक जैसे हमारे पास आती है, यहाँ पे देख लें, अगर मैच द वर्ड्स करने कॉलम ए विद कॉलम बी, तो ये मैचिंग क्वेश्चंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, मैचिंग एटम्स आ गए, इन द चॉइस आपके एमसीक्यूज आ गए, शॉर्ट आंसर्स आ गए, लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। इसके अलावा बहुत सारी आपके असेसमेंट की टेक्निक्स हैं जो आपके मैनुअल्स के अंदर हैं। तो ये एप्लीकेशन कार्ड्स आ गए, मेमोरी कार्ड्स हैं जहाँ पे मैट्रिसेस वगैरह दिए होते हैं कि भाई आप ये मुझे बताएं कि ये चीज़ें हैं। अब इसमें या कुछ ऐसे लिस्ट है आपके पास, आप मैटर की डिफरेंट टाइप्स लिख कर बैठे हुए हैं कि मैट्रेस में क्या होता है कि वो सारी आपने डिफरेंट एग्जांपल्स दी, आप मुझे सिलेक्ट करके बताएं ये सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सी आ जाती हैं, प्लस में गैस में कौन से आ जाती हैं। तो उसको बच्चा टिक करेगा, ये चीज़ जो है लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल, तो सॉलिड है वाटर, तो ये लिक्विड में चला जाएगा, तो वगैरह वगैरह। इस तरह के आइटम्स जो है हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं। तो ये कंप्लीट आपके मैनुअल्स में भी कुछ लिखी हुई है जो समराइजिंग एक टेक्निक है। अगर दिस समराइजिंग टेक्निक शोज व्हाट योर स्टूडेंट लर्न फ्रॉम अ लेक्चर। ठीक है, तो ये समराइजिंग टेक्निक भी आप करके देंगे मुझे कि आप आज के होल डे की जो भी लर्निंग हुई है